तो आज हम एक बड़ी मज़ेदार किताब पर बात करने वाले हैं, सेथ गोल्डन की पर्पल काउ। पर्पल काउ, हाँ, नाम सुनने में थोड़ा अजीब है ना, बैंगनी गाय। लेकिन इसका जो आइडिया है वो आज के बिजनेस और मार्केटिंग की दुनिया के लिए शायद सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे पास विकल्प तो अनगिनत है, लेकिन ध्यान देने के लिए समय बिल्कुल नहीं है। सही बात है। किताब की शुरुआत ही एक बहुत शानदार कहानी से होती है। गोल्डन बताते हैं कि वो अपने परिवार के साथ फ्रांस में गाड़ी चला रहे थे। हम्म। हाईवे के किनारे हरे भरे खेत और उनमें सैकड़ों गायें चर रही थी। वो नज़ारा इतना खूबसूरत था कि उनके बच्चे पहली बार देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए। हाँ, किसी तस्वीर जैसा सीन रहा होगा, लेकिन यही सीन जब 20 मिनट तक चलता रहा तो बच्चों का वो उत्साह खत्म हो गया। बोरिंग हो गया। एक और गाय, फिर एक और, सब एक जैसी। बिल्कुल। और यहीं पर गॉर्डन के दिमाग में वो आइडिया आया। उन्होंने सोचा, अगर इन सैकड़ों भूरी गायों के बीच अचानक एक बैंगनी गाय दिख जाए तो जाहिर है हर कोई गाड़ी रोककर उसे देखेगा, लोग तस्वीरें लेंगे, दोस्तों को बताएंगे। उसके बारे में बातें करेंगे। हाँ, वो असाधारण होगी, यानी रिमार्केबल। और यही इस पूरी किताब का निचोड़ है। कामयाब होने के लिए बहुत अच्छा होना काफी नहीं है, आपको बैंगनी गाय बनना होगा। तो ये बैंगनी गाय का कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि वो सारी भूरी गायें आई कहाँ से। मतलब मार्केटिंग की दुनिया पहले कैसी थी। अच्छा पॉइंट है। पहले मार्केटिंग के कुछ तय नियम थे। 5 P सुने होंगे सबने, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन, पोजीशनिंग वगैरह वगैरह। हाँ, अगर आप ये सब ठीक से कर लेते तो आपका काम बन जाता था। बिल्कुल। और इन पी को ताकत मिलती थी एक सिस्टम से, जिसे गॉर्डन टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला था जो लगभग 50 साल तक चला। फॉर्मूला बहुत सीधा था। एक बड़ा बाजार ढूंढो, एक फैक्ट्री लगाओ और फिर टीवी पर खूब सारे विज्ञापन चलाओ। और ये एक साइकिल की तरह काम करता था। ज्यादा विज्ञापन मतलब ज्यादा बिक्री, ज्यादा बिक्री से ज्यादा मुनाफा, और उस मुनाफे से और ज्यादा विज्ञापन। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के टाइड, क्रेस्ट, पैम्पर्स जैसे अनगिनत ब्रांड्स इसी मॉडल पर बने हैं। इसका असर इतना गहरा था कि अगर कोई चीज टीवी पर आती थी तो लोग मान लेते थे कि वो अच्छी होगी। हाँ, किताब में कैप एंड क्रंच सीरियल का एक मजेदार किस्सा है। कंपनी ने पहले उसका एक मजेदार कार्टून कैरेक्टर बनाया, टीवी एड्स बनाए, अच्छा। और उसके बाद ये सोचना शुरू किया कि अनाज का सीरियल कैसा दिखेगा या उसका स्वाद कैसा होगा। क्या बात है, मतलब प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी कहानी जरूरी थी। आज ये मॉडल तो पूरी तरह टूट चुका है ना। और टूटने की वजह हम सब है, आज का ग्राहक। हमारे पास इतने ज्यादा विकल्प हैं और इतना कम समय कि हमने विज्ञापनों को अनदेखा करना सीख लिया है। हमारा दिमाग इस शोर को फिल्टर करने के लिए ट्रेन हो चुका है। साधारण प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। वो उन्हीं भूरी गायों की तरह अदृश्य हो जाते हैं। और यहीं पर मार्केटिंग का नया नियम आता है। पुराना नियम था, एक सुरक्षित साधारण प्रोडक्ट बनाओ और फिर उसे बेचने के लिए जबरदस्त मार्केटिंग करो। लेकिन नया नियम इसका ठीक उल्टा है। नया नियम है, एक असाधारण प्रोडक्ट बनाओ जिसे सही लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। रिमार्केबल का मतलब ही है जिसके बारे में बात करने लायक हो। बिल्कुल। बोरिंग चीजें अदृश्य होती हैं, चाहे आप उन पर कितना भी पैसा खर्च कर दें। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है फॉक्सवैगन बीटल कार। जो पुरानी बीटल थी, उसकी कामयाबी का श्रेय उसके मजेदार विज्ञापनों को जाता है। हाँ, वो टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक क्लासिक केस थी। लेकिन जब नई बीटल बाजार में आई तो उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। कैसे? नई बीटल अपने अनोखे डिजाइन, उसके अंदर लगे फूलदान और उसे चलाने के अनुभव की वजह से हिट हुई। उसे बहुत ज्यादा विज्ञापनों की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब जब भी वो सड़क से गुजरती थी वो खुद अपना विज्ञापन कर रही होती थी। एग्जैक्टली, वो एक चलती फिरती बैंगनी गाय थी। तो इस नए नियम को समझने के लिए सोर्सेज में आइडिया डिफ्यूजन कर्व का भी जिक्र है। ये बताता है कि कोई भी नया आइडिया बाजार में कैसे फैलता है। हाँ, ये कर्व दिखाता है कि किसी भी बाजार में कुछ लोग होते हैं जिन्हें इनोवेटर्स कहते हैं। ये हर नई चीज सबसे पहले ट्राई करते हैं। अच्छा। उनके ठीक बाद आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, जो नए आइडियाज को अपनाने में आगे रहते हैं और दूसरों को प्रभावित करते हैं। और फिर आती है बड़ी आबादी, मतलब मेजॉरिटी। हाँ, अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी। और आखिर में होते हैं लैगार्ड्स, जो बदलाव को आसानी से अपनाते नहीं हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि अर्ली अडॉप्टर्स और अर्ली मेजॉरिटी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एक खाई? हाँ, जिसे द चेज़म कहते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स नई चीजें पसंद करते हैं क्योंकि वो नई हैं।
लेकिन मेजॉरिटी वाले लोग भरोसेमंद और टेस्टेड चीजें चाहते हैं। तो बैंगनी गाय का असली काम इसी खाई को पार करना है। बिल्कुल। प्रोडक्ट इतना दिलचस्प होना चाहिए कि अर्ली अडॉप्टर्स इसके बारे में इतनी बात करें कि मेजॉरिटी वाले लोग भी इसे आजमाने पर मजबूर हो जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सीधे सीधे बड़ी आबादी को टारगेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वो आपकी सुनेंगे ही नहीं। आपको पहले उन शुरुआती लोगों को जीतना होगा, और यहीं पर स्नीजर्स का कॉन्सेप्ट आता है। स्नीजर्स मतलब छींकने वाले। हाँ, गॉर्डन कहते हैं कि आपको उन लोगों को ढूंढना है जो आपके आइडिया को छींक की तरफ फैला दें। ये वही अर्ली अडॉप्टर्स हैं जो अपने नेटवर्क में प्रभावशाली हैं। तो आपका काम हर किसी के लिए प्रोडक्ट बनाना नहीं है, बल्कि इन स्नीजर्स के लिए कुछ ऐसा बनाना है जिसके बारे में वो बात किए बिना रह ना सके। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, जैसे जेस्प्री गोल्डन कीवी का उदाहरण है, उन्होंने पूरे बाजार के बजाय सिर्फ लैटिनो फूडीज को टारगेट किया। ये समझ आता है, पर मान लीजिए आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं, वो तो इतनी रोमांचक नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है कि आपको अपने बाजार को फिर से देखना होगा। शायद आप उन फाइनेंशियल ब्लॉगर्स को टारगेट करें जिन पर लोग भरोसा करते हैं, या शायद आप अपनी पॉलिसी में ही कुछ ऐसा असाधारण बना दें जो पहले किसी ने ना किया हो। पॉइंट ये है कि किसी भी इंडस्ट्री में स्नीजर्स होते हैं, बस आपको उन्हें ढूंढना होता है और उन्हें बात करने के लिए एक वजह देनी होती है। ये समझ में आता है। तो अगर ये फॉर्मूला इतना असरदार है, तो हर कंपनी पर्पल काऊ क्यों नहीं बना रही? इसका जवाब भी किताब में है, और वो है एक शब्द, डर। डर, आलोचना का डर। हाँ, वो तो है ही। अगर आप कुछ अलग करेंगे तो कुछ लोग आलोचना करेंगे ही, लेकिन डर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। बड़ी कंपनियों में ये करियर बचाने का सवाल बन जाता है। मतलब सोचिए, अगर कोई मैनेजर एक सुरक्षित और बोरिंग प्रोडक्ट बनाता है जो फेल हो जाए, तो उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, सब कहेंगे ठीक है, कोशिश की। हाँ, मार्केट ठीक नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अगर वो एक असाधारण रिस्की प्रोडक्ट बनाता है जो फेल हो जाए, तो सब कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था, ये आइडिया बहुत अजीब था। पूरा सिस्टम ही आपको सुरक्षित रहने के लिए इनाम देता है। तो गॉर्डन कह रहे हैं कि सेफ इज रिस्की। आज के बाजार में सुरक्षित खेलना ही सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है अदृश्य हो जाना, भीड़ में खो जाना। हरमन मिलर की एरॉन चेयर का उदाहरण है। जब वो लॉन्च हुई तो बहुत महंगी थी। हाँ, $750 उस जमाने में बहुत ज्यादा थे। और उसका डिजाइन भी बिल्कुल अलग था, एक बड़ा जोखिम था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो भी उसे देखता वो उसके बारे में बात करना चाहता। वो इतनी अलग थी कि उसने खुद ही अपनी मार्केटिंग कर ली। इसी तरह कैडिलैक सीडीएस कार का भी उदाहरण है। कई ऑटो एक्सपर्ट्स ने उसे उस वक्त की सबसे बदसूरत कारों में से एक कहा था। हाँ, लेकिन वो खूब बिकी क्योंकि वो अलग थी। उसने उन लोगों को आकर्षित किया जो मर्सिडीज या BMW की भीड़ से अलग दिखना चाहते थे। और यही किताब का सबसे शक्तिशाली आइडिया आता है, द ऑपोजिट ऑफ रिमार्केबल इज वेरी गुड। हाँ, असाधारण का उल्टा बुरा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। ये सोचना ही कितना उल्टा है। हम सब स्कूल में, ऑफिस में बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, A ग्रेड लाने की। लेकिन गॉर्डन कह रहे हैं कि बिजनेस में A- ग्रेड आपको फेल कर सकता है, क्योंकि कोई उसके बारे में बात ही नहीं करेगा। लोग बहुत अच्छी चीजों की चर्चा नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। अगर कोई एयरलाइन आपको सुरक्षित आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, तो आप घर जाकर किसी को नहीं बताते। ये तो उम्मीद की ही जाती है। हाँ, ये वेरी गुड सर्विस है। आप तब बात करते हैं जब आपका सामान खो जाए, जो कि बुरा है, या जब आपको मुफ्त में बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया जाए, जो असाधारण है। बहुत अच्छा होना बोरिंग है। किताब में कुछ उदाहरण तो बिल्कुल ही मजेदार हैं, जैसे डच बॉय पेंट का केस। अरे हाँ, उन्होंने पेंट की क्वालिटी को नहीं छुआ, उन्होंने पेंट के डिब्बे को ही बदल दिया। वो पुराना मेटल का डिब्बा हटाकर एक प्लास्टिक का जग बना दिया, जिसे उठाना, खोलना, पेंट डालना और बंद करना बहुत आसान था। ये बदलाव इतना छोटा लेकिन इतना असाधारण था कि उनकी बिक्री आसमान छू गई। मार्केटिंग डिब्बे के डिजाइन में थी। बिल्कुल, वो डिब्बा ही पर्पल काऊ था। ओटिस एविएटर्स का उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने लिफ्ट का इंतजार करने की समस्या को सुलझाया। हाँ, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें लोग लॉबी में ही एक सेंट्रल पैनल पर अपनी मंजिल का बटन दबाते हैं और पैनल उन्हें बताता है कि कौन सी लिफ्ट लेनी है। तो इससे हर लिफ्ट एक तरह से एक्सप्रेस बन गई। एग्जैक्टली, वो आपको सीधे आपकी मंजिल पर ले जाती है, बीच में हर फ्लोर पर रुके बिना। लोगों का समय भी बचा और बिल्डिंग में जगह भी। और एक उदाहरण तो मेरा पसंदीदा है, डॉक्टर ब्रॉनर सोप। ये कंपनी कोई विज्ञापन नहीं करती। हाँ, उसकी सारी मार्केटिंग उसकी बोतल पर है। बोतल पे हजारों शब्द लिखे हैं,
आध्यात्मिकता, दुनिया को एक करने पर लंबे लंबे पैराग्राफ। लोग इसे किसी दोस्त के बाथरूम में देखते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। ये इतना अजीब है कि ये अपने आप में बातचीत का एक विषय बन जाता है। तो इन सभी कहानियों से आखिर में हम क्या समझे? इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि मार्केटिंग का पुराना खेल खत्म हो चुका है। अब विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करने के बजाय उस पैसे और ऊर्जा को प्रोडक्ट को ही असाधारण बनाने में लगाना ज्यादा समझदारी है। मतलब मार्केटिंग अब कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है। प्रोडक्ट को बनाने, डिजाइन करने, उसकी कीमत तय करने, ये पूरी प्रक्रिया ही मार्केटिंग है। बिल्कुल। अगर आपका प्रोडक्ट ही पर्पल काउ नहीं है तो दुनिया की कोई भी मार्केटिंग उसे डूबने से नहीं बचा सकती। और अंत में किताब एक बहुत ही उकसाने वाला सवाल पूछती है। गुडन पूछते हैं, व्हाई आरंट यू चीटिंग? यानी आप नियम क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? यहाँ चीटिंग का मतलब बेईमानी नहीं है। इसका मतलब है अपने उद्योग के उन अलिखित नियमों को तोड़ना जिन्हें सब सच मानकर चल रहे हैं। जैसे जेट ब्लू ने हवाई यात्रा के नियम तोड़े और हर सीट पर लाइव टीवी देकर एक नया अनुभव बनाया। जैसे स्टारबक्स ने $3 की कॉफी को एक स्टेटस सिंबल बना दिया। या जैसे अमेज़न ने रिटेल के इस नियम को ही तोड़ दिया कि दुकान चलाने के लिए दुकान होनी चाहिए। बिल्कुल। और शायद यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे है। सुरक्षित खेलना अब सबसे जोखिम भरा काम है। असाधारण होना, बैंगनी गाय बनना ही आगे बढ़ने का शायद एकमात्र रास्ता है। तो अपने उद्योग के नियमों को पहचानिए और फिर सोचिए कि उन्हें तोड़ने का सबसे मजेदार तरीका क्या हो सकता है।